सामान्य अवस्था में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर समझते भी हैं और म्यूचुअल फंड एडवाइजर समझाते भी हैं कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना सस्ता होता है क्योंकि इसमें यूनिट्स 10 रुपए की मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एनएफओ में इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन यह सोचकर कभी इन्वेस्ट ना करें कि ये सस्ता है, बल्कि यह सोचकर इन्वेस्ट करें कि यदि इसमें कुछ नया है तब इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक नए एनएफओ की जिसका नाम है क्वांट कमोडिटीज फंड। आज की इस चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, फिर बात करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इस सेगमेंट में कोई ऑलरेडी फंड एग्जिस्ट कर रहा है, यदि हाँ तो उसके परफॉर्मेंस पर विचार करेंगे। और इन सारे बातों को ध्यान में रखकर अंत में यह निर्णय हम ले पाएंगे कि क्या हमें क्वांट कमोडिटीज फंड के साथ जो एनएफओ है इसके साथ हमें जाना चाहिए या हमें इससे परहेज करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। ये एनएफओ 8 दिसंबर 2023 को ओपन हो चुका है और 22 दिसंबर 2023 को इसका एनएफओ बंद होगा। और ये एक थीमेटिक या सेक्टरल फंड है, ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, और इनका मिनिमम टारगेट सब्सक्रिप्शन का 10 करोड़ रुपए है। और यदि ये 10 करोड़ रुपए अचीव नहीं कर सकते हैं अपने ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड तो ये रिफंड कर देंगे विद इन 5 डेज। और यदि 5 दिनों के अंदर ये रिफंड नहीं कर सकते हैं तो 15% ब्याज की दर से इनको सब्सक्राइबर को पे करना पड़ेगा। यदि ये 10 करोड़ का मिनिमम जो टारगेट है ये अचीव कर लेते हैं विद इन एनएफओ पीरियड तो फिर ये रीओपन होगा आफ्टर 5 बिजनेस डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एनएफओ, मीन्स 22 दिसंबर के बाद 5 बिजनेस डे के अंदर फिर ये रेगुलर परचेज और रीपरचेज के लिए ओपन होगा। इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी कम्युनिटीज टीआरआई है। टीआरआई मीन्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जिनका रिस्क टॉलरेंस काफ़ी अधिक है। कम रिस्क टॉलरेंस वाले इस एनएफओ से परहेज करें और ध्यान रखें कि यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, टाइम हॉरिजन है, ये कम से कम 5-7 साल या 10 साल के आसपास होना चाहिए। किसी भी स्थिति में ये 5 साल से टाइम हॉरिजन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसमें ऐसा इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिटर्न मिले, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि आपको इसमें लाभ हानि का भी सामना करना पड़े। इनका एग्जिट लोड 1% है। इसका मतलब यदि आप 15 दिनों के अंदर फंड्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और यदि 15 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यदि आप इसमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल है ये 5,000 रुपये है, और उसके बाद यदि एडिशनल परचेज करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये। और ये इनिशियल और एडिशनल परचेज के बाद यदि आप चाहते हैं और मोर अमाउंट इन्वेस्ट करना तो 1 रुपये के मल्टीपल में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि यही बात करें एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसमें हम देखते हैं कि वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली इनका एसआईपी का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली यदि करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो होगा एसआईपी का वो 1,000 रुपये होगा। लेकिन यदि क्वार्टरली आप फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये के क्वार्टरली एसआईपी इंस्टॉलमेंट होगा। और इनका वीकली जो होगा ये वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे आपको डेज मिलेगा। यदि फोर्टनाइटली है तो अल्टरनेट वेडनेसडे, और यदि मंथली, और इन चारों ही फ्रीक्वेंसीज में कम से कम इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होंगे वो 6 होंगे। अब बात करते हैं इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। ये 80 to 100% जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये कमोडिटी सेक्टर के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। 0 से 20% ये अदर देन कमोडिटी सेक्टर, जिसको रेसिडुअल सेक्टर ही बोलते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। और रेसिडुअल सेक्टर क्या होता है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। 0 से 20% ये
डेट्स में कर सकते हैं या यूनिट्स ऑफ डेट और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि हम बातें करें रेजिडुअल सेक्टर की, तो रेजिडुअल सेक्टर हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स, टेलीकम्युनिकेशन, यूटिलिटीज, ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, entertainment and media, hospitality and tourism, manufacturing, services, न्यूएस कंपनी। इसका मतलब इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स है। इन सेक्टर्स में ये 0 से 20% यदि इन सेक्टर के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 0 से 20% ही कर सकता है। बाकी जो इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उनको कमोडिटी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे। अब यदि हम देखें कि ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इनको ये भी दिया गया है, लेकिन ये जब करेंगे ये एडीआर और जीडीआर मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या फॉरेन इक्विटीज में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इनके साथ कि अपने नेट एसेट का अधिक से अधिक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 20% से अधिक नहीं कर सकते और फर्स्ट 6 मंथ्स में इनका टोटल इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड $50 मिलियन। अब यदि इनके फंड मैनेजर की बातें करें, फंड मैनेजर इनके अंकित पांडे हैं, सीएफए हैं, एमबीए हैं और 37 साल की उम्र है इनका 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर वासव सहगल हैं, 28 साल के हैं, इनका एक्सपीरियंस 4.5 साल है। ये दोनों ही फंड मैनेजर जो हैं ये इक्विटी पोर्शंस के हैं। और तीसरे फंड मैनेजर हैं संजीव शर्मा, जिनकी उम्र 44 ईयर्स है, इनका फाइनेंशियल मार्केट में 13 साल का एक्सपीरियंस है। ये डेट पोर्शन के फंड मैनेजर हैं। और चौथे मैनेजर हैं इनके वरुण पटानी, 26 साल के हैं, पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके एक्सपीरियंस 2 साल है और ये कम्युनिटी सेक्टर्स के ये फंड मैनेजर हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्या इस सेगमेंट में ऑलरेडी कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो यस, इसमें एक फंड है और वो फंड है आईसीआईसीआई का कमोडिटीज़ फंड। वो भी केवल 3 साल से अधिक पुराना है। मीन्स ये अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था, मतलब 3 साल से थोड़ा सा ही अधिक हुआ है। इसलिए इनका 10 ईयर्स 5 ईयर्स का CAGR के बारे का डेटा अवेलेबल नहीं है। इनका 3 ईयर्स का CAGR 35.05 है और 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न इट इज 18.76। अब यदि इनके जो बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटी TRI, यदि इसके एनुअलाइज रिटर्न, सिंपल एनुअलाइज रिटर्न की यदि बातें करें तो 10 ईयर्स का सिंपल रिटर्न 21% पर एनम के हिसाब से है, 5 ईयर्स का 24% है, 3 ईयर्स का 30% है और 1 ईयर का इट इज 19%। अब यदि इन दोनों फंड को, इनके बेंचमार्क को और इनके जो एक ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं इस सेगमेंट में यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है इनका करीब करीब आसपास ही है। हालांकि 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई का बेहतर है थोड़ा सा, लेकिन चूंकि एक ही फंड है तो हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि क्वांट कम्युनिटीज फंड में हमें क्या करना चाहिए। हमें यदि इन एक्टिव फंड जो आईसीआईसीआई का फंड है और इसका बेंचमार्क का जो रिटर्न है, इन दोनों का रिटर्न मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा है। यदि आप सिंपल एनुअल रिटर्न की बातें करें पैसिव फंड की तो 21% जनाब, 21% फॉर 10 ईयर्स कंसिस्टेंटली, ये काफ़ी बेहतर रिटर्न है। 5 ईयर्स में के टेन्योर में 24% पर एनम के हिसाब से, 3 ईयर्स में 30%, इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। तो अब यदि आप ये चाहते हैं कि कमोडिटीज फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको क्वांट कमोडिटीज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो टेस्टेड फंड है आईसीआईसीआई कम्युनिटी फंड, हम उसमें क्यों ना जाएं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे जो व्यक्तिगत विचार हैं कि क्वांट के जो फंड मैनेजर्स हैं वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अधिक रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न यदि आप चाहते हैं तो आप इस एनएफओ के साथ जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको इसमें आगे बढ़ना है, इसके साथ प्रोसीड करना है, तो ध्यान रखें लमसम में कभी नहीं, हमेशा एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होता है, बिकॉज
उनका निर्णय बहुत सारे परसेप्शन पे डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस आज की स्थिति में क्या है, क्या लायबिलिटीज हैं उनके, और उनका रिस्क टेकर हैं या रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, इस पर डिपेंड करता है। सो अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।